नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षय क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। जल्दी से सब जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए सेशन को। चलिए, आशा करते हैं सब लोग जुड़ गए होंगे और सेशन को लाइक शेयर भी कर दिया होगा। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। आज का विचार है, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब वो तुम्हारी कहानी न लिख दे तब कहना। जब आप संघर्ष को अपना जुनून बना लोगे तो निश्चित ही वो आपकी कहानी लिख देगा। संघर्ष में वो ताकत होती है जो हर किसी की कहानी लिख सकता है, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, वो भी अच्छी जगह, अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न पर। अत्यंत चालाक लोमड़ी वाक्य में प्रविशेषण है। प्रश्न है हमारा, अत्यंत चालाक लोमड़ी वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या है ये बताना है आपको। चालाक है, लोमड़ी है, अत्यंत है, या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, याद ये रखना है कि विशेषण नहीं पूछा भाई, प्रविशेषण पूछा है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा भाई जल्दी। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। चालाक इसमें प्रविशेषण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विशेषण तो वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। ठीक है, लोमड़ी हमारी संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो चालाक है, तो चालाक हो गया हमारा विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बता रहा है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया अत्यंत। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चालाक है वो भी अत्यंत चालाक है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, लोमड़ी विशेष्य है और विशेष्य की जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण है, और जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वो प्रविशेषण है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। शब्द दिया हुआ है प्रत्येक और पूछा है हमसे कि इसका प्रयोग सदैव होता है। एक वचन में, बहुवचन में, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा प्रश्न है ये, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। आप इसको प्रयोग करके देख लें। प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़के तो नहीं कहोगे ना, प्रत्येक लड़का बोलोगे। किस में हो रहा है प्रयोग? एक वचन में। लेकिन एक शब्द और पूछा जाता है, अनेक। अनेक जो शब्द होता है उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अनेक लड़का थोड़ी ना बोलोगे, अनेक लड़के बोलोगे। तो अनेक शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है और प्रत्येक शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, पत्र द्वारा सभी घटना स्पष्ट कर दो, वाक्य में कारक है। पत्र द्वारा सारी घटना स्पष्ट कर दो, वाक्य में कारक पूछा है, कौन सा है? अपादान कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, या संबंध कारक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा कारक है? चलिए, सबसे पहले कारक हमें तब पता चलेगा तब हमें किसी चीज़ की विभक्ति पता हो। अपादान कारक की से विभक्ति होती है, वो भी अलगाव के लिए।
करण कारक की से विभक्ति होती है, वो भी के द्वारा के संदर्भ में। संप्रदान कारक की को विभक्ति होती है, वो भी दान करने के संबंध में। ठीक है। संबंध कारक की हे अरे होती है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ हमारा क्या आया है, द्वारा आया है। पत्र द्वारा सारी घटना स्पष्ट कर दो। द्वारा हम यदि यहाँ द्वारा की जगह पर आप से लगाओगे, पत्र से सारी घटना स्पष्ट कर दो, तो भी तो वही बात है। तो ये से कौन सी वाली से प्रयोग हुई है, जो द्वारा के अर्थ में से हम बोलते हैं, करण कारक वाली से यहाँ पे लगी है। ठीक है। द्वारा, पत्र द्वारा। ठीक है। तो करण कारक है यहाँ पे से अलगाव के लिए प्रयोग नहीं हुई है, यहाँ पे द्वारा के प्रयोग में आया है, तो इसलिए करण कारक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामान्य भूतकाल का उदाहरण नहीं है। हमें उदाहरण वो देखना है जो सामान्य भूतकाल का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अनीस ने गाना गाया, आसिफ ने पुस्तक पढ़ी, अमन ने गाना गाया है, मनीष ने गाना गाया है। भाई यहाँ अमन ने गाना गाया नहीं होगा, अमन घर गया है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। अमन घर गया, तीसरे नंबर पे ये है अमन घर गया, और चौथे नंबर पे है मनीष ने गाना गाया है। ठीक है। फिर से पढ़ लीजिए एक बार। अनीस ने गाना गाया, आसिफ ने पुस्तक पढ़ी, अमन घर गया, मनीष ने गाना गाया है। अब इसमें बताना है किस में सामान्य भूतकाल नहीं है। ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। मनीष ने गाना गाया, पता नहीं कब गाया। ठीक है। क्या है ये। आसिफ ने पुस्तक पढ़ी, और अमन घर गया, पता नहीं है कब गया है। ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं तीनों। ठीक है। मनीष ने गाना गाया है, यहाँ पे है लगा हुआ है भाई, तो ये आसन्न भूत है, अभी हुई है ये घटना, इसकी कंफर्म है। मनीष ने गाना गाया है अभी। ठीक है। ये आसन्न भूतकाल है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा था कि सामान्य भूतकाल नहीं है। ये तीनों सामान्य भूतकाल हैं, लेकिन यदि अमन ने गाना गाया है इसे इस तरीके से देखेंगे तो ये दोनों सही हैं। इस वजह से मैंने ये चेंज करवा दिया था, अमन घर गया। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। कौन सी कृति है इनमें जो मोहन राकेश की नहीं है, आपको ये बताना है। ऐसी कौन सी कृति है जो मोहन राकेश की नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी रचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या है। आषाढ़ का एक दिन, ये तो बहुत फेमस रचना है मोहन राकेश की, तो ये तो आपको पता ही होगा मोहन राकेश की है। आधे अधूरे बहुत ज़्यादा फेमस रचना है। ठीक है। ये भी आपको पता ही है, आधे अधूरे मोहन राकेश की है। लहरों के राजहंसी भी मोहन राकेश की है। कन्यादान का नाम मोहन राकेश से जोड़कर कभी नहीं देखा है ना, तो कन्यादान मोहन राकेश की रचना नहीं है। अब जब मोहन राकेश की नहीं है तो भाई किसी की तो होगी। किसकी है भाई, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और नहीं पता तो हम बता रहे हैं किसकी है कन्यादान, सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है, और कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है ये आपको बताना है। शोक है, भय है, क्रोध है, या इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, इससे आसान क्या ही कोई प्रश्न होगा। वीर रस का स्थायी भाव है। अब तो भाई आपका रिवीजन चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, तो आप रिवीजन करते रहिए। चलिए, शाम को आधे घंटे ये समझा करो कि भाई हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट कर लिया हमने। चलिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है क्या? शोक तो करुण रस का स्थायी भाव होता है भाई, ये तो नहीं है। भय तो भयानक रस का होता है, तो ये तो नहीं है वीर रस का स्थायी भाव। क्रोध तो रौद्र रस का होता है, ये भी नहीं है वीर रस का। तो अभी तो एक और ऑप्शन बचा है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको लगा देंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, भावनाओं में बहकर क्रोध नहीं लगाना है हमें, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है। ऐसी कौन सी बोली है इन ऑप्शंस में जो पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है या बुंदेली है? भाई तू भी ई की मात्रा लगा ले। छत्तीसगढ़ी है या बुंदेली है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। कौन सी बोली है ऐसी जो पूर्वी हिंदी की नहीं है? चलिए, जितना टाइम एग्ज़ाम में आपको मिलता है एक प्रश्न के लिए, मैं सेम वही टाइम लेती हूँ आपके लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपको फिर वहाँ दिक्कत होगी, इसलिए मैं उतना ही टाइम लेती हूँ बस जितना आपको एग्ज़ाम में मिलता है। चलिए, यह बोली कौन सी है भाई? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी की हैं, लेकिन बुंदेली जो है ये पूर्वी हिंदी की नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी की है। बुंदेली कन्नौजी और हरियाणवी, ये किसकी है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण व्यंजन हमें बताना है कौन सा है। ख है, थ है, च है या फ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। यदि आपको एग्जाम में कुछ भी समझ में ना आए और आप ये भी भूल जाएं कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं और महाप्राण कौन कौन से होते हैं, घोष कौन कौन से होते हैं और अघोष कौन कौन से होते हैं, तो आपको क्या करना है, विकल्प देखना है और देखना है कि ख तो दूसरा है भाई, और थ भी पहला नहीं है और फ भी पहला नहीं है, बस एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहला दिया हुआ है, कौन सा? च। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें पहला दिया हुआ है, अधिकतर तो पहला ही दे देते हैं वो। ठीक है, तो आपको ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगा लेना है जिसको बिल्कुल भी कुछ ना समझ आए एग्जाम में। चलिए, च जो है ये अल्प प्राण है भाई, क्योंकि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। चलिए, अधोगति का संधि विच्छेद होगा। शब्द दिया है हमारा अधोगति और इसका संधि विच्छेद बताना है हमें क्या होगा, और ये भी बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अधो धन गति, अधि धन गति, अधम धन गति, अधह धन गति, क्या होगा अधोगति का संधि विच्छेद और इसमें कौन सी संधि होगी, ये भी बताना है। जो संधि विच्छेद कर लेगा वह संधि भी आराम से बता देगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, समय बहुत मूल्यवान है, इसकी कदर करो और इसका सही से प्रयोग करो, क्योंकि एक बार निकल गया तो वापस नहीं आएगा भाई। क्या है ऑप्शन?
ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधः धन गति, अधोगति। संधि विच्छेद जब ऐसे हो गया तो क्या हो गई, संधि कौन सी हो गई, विसर्ग से ही पता चल गया कि विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, लहर के पर्यायवाची नहीं है। लहर का कौन सा पर्यायवाची इनमें नहीं है भाई, भंवर, हिलोर, विची या तरंग, कौन सा पर्यायवाची ऐसा है जो लहर का नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऐसे आसान प्रश्नों में हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो प्रश्न ज़्यादा आसान होता है ना एग्जाम में, वो ही गलत होता है। कठिन प्रश्न कभी गलत नहीं होता, क्योंकि हम आसान प्रश्न देख के ज़्यादा हवा में आ जाते हैं और हम गलत कर देते हैं। जो पेपर ज़्यादा आसान आता है ना, वो बहुत बच्चों का गलत होता है। जब दे के आते हैं पेपर, जब तो ये कहते हैं हमारा इतना सही है, इतना सही है, लेकिन घर आके जब देखते हैं ना आंसर की आती है, तब सब हवा निकल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत होता है। वो बच्चों को पहले से एक्साइटमेंट हो जाता है, और ये इतना आसान, 2-4 प्रश्न आसान देखे ना और पूरे में हल्ला मचाया ना उन्होंने, भाई बहुत आसान पेपर, बहुत आसान। चलिए, लहर के पर्यायवाची नहीं है, कौन से नहीं है भाई? तरंग लहर का पर्यायवाची है, विची भी लहर का पर्यायवाची है और हिलोर भी है। हमेशा याद रखना है, भंवर लहर का पर्यायवाची नहीं है। लहर तो एक जगह से किनारे पे आती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, लेकिन भंवर जो है वो क्या होती है, वो गोल गोल घूमती है। ठीक है, भंवर वो होती है जिसमें डूब के इंसान मर जाते हैं, जिसमें यदि उसमें फंस जाए कोई इंसान तो उसमें डूब के मर ही जाता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लहर होती है वो बहा के ले जाती है, इधर से उधर जाती है और उधर से इधर आती है। तो लहर और भंवर अलग अलग होती है भाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, आवाहन का विलोम है। आवाहन का विलोम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अवगहन है, तिरोभाव है, विसर्जन है, धन्यवाद है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए जी, आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? आवाहन का मतलब होता है किसी को बुलाना। ठीक है, बुलाना होता है आवाहन का मतलब, लेकिन विसर्जन का मतलब होता है विदा करना, भेजना। ठीक है, आवाहन का विलोम क्या हो गया? विसर्जन हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? बनावट है, वस्त्र है, चित्र है या समरूप है? चित्र नहीं है भाई, चित्र है। ठीक है, जल्दी से बताइए, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? आकृति जो शब्द है भाई, आपको ध्यान देना है, समभिन्नार्थक पूछा है, पर्यायवाची नहीं पूछा। पर्यायवाची अलग होते हैं और समभिन्नार्थक अलग होते हैं। ठीक है, आकृति और बनावट ये दोनों समभिन्नार्थक हैं। पर्यायवाची तो वस्त्र भी है आकृति का, और चित्र भी है, और समरूप भी है, लेकिन यहाँ पर्यायवाची नहीं पूछा है, यहाँ समभिन्नार्थक पूछा है। ठीक है, तो आकृति का बनावट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी होगा, वाचाल होगा, चपल होगा या मूर्ख होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, आसान है और पहले भी मैंने करवाया है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द। चपल और वाचाल दोनों ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। मूर्ख
वो होता है, ये तो किसी मतलब में ज़्यादा बोलते हैं चपल और बाचाल, लेकिन मूर्ख वो होता है जो बेमतलब में ही ज़्यादा बोलता है, फालतू भी बोलता रहता है बिना किसी काम के, उसे कहते हैं मूर्ख। मतलब उनकी बातों का, मूर्ख की बातों का कोई अर्थ ही नहीं है और बोले ही जा रहा है, उसे मूर्ख कहते हैं। लेकिन मितभाषी उसे कहते हैं जो कम बोलता है। ठीक है, चलिए, आजकल बहुत कम लोग मिलते हैं मितभाषी, वाचाल ज़्यादा मिल जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? प्रसन्न होना, अमर हो जाना, ठगा जाना, लज्जित होना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा और आसान प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। जब आप किसी से कोई प्रश्न कर रहे हों और वो आपके प्रश्न का आंसर न दे तो क्या कहते हैं? आप 2-3 दोस्त हों और आप किसी से प्रश्न करें कोई, और वो आपके प्रश्न का आंसर न दे के सीधा चला जाए, आप कहोगे रह गए अपना सा मुँह लेके, मतलब लज्जित हो गए, लज्जित कर दिया तुम्हें, मतलब रह गए अपना सा मुँह लेके, और बोल लो उससे जब तुमसे बोल नहीं रहा था। तो ऐसे होता है ना, तो क्या हो गया? लज्जित होना है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कंधा का तत्सम है। भाई ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कितनी बार एग्जाम में आया है। कंधा का तत्सम क्या है? स्कंध है, स्कंध है, कक्षु है या कंधु है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न बहुत अच्छा है और कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया ये प्रश्न। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। ये वाला स्कंद नहीं होगा क्योंकि अशुद्ध लिखा हुआ है। कक्षु भी नहीं होगा भाई, कंधु भी नहीं होगा, स्कंद होगा। ठीक है, कंधा का तत्सम स्कंद होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। बहुवचन में इस वाक्य को कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन बना के लिखना है और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। लड़कियां पढ़ते हैं, गलत है भाई, पढ़ने से ही पता चल गया। लड़कियां पढ़ती है, एक बार को सही हो सकता है। लड़कियां पढ़ती हैं, ये भी सही है। लड़कियां पढ़ती हैं, ये भी सही है भाई। अब देख लेते हैं कि गलती कहाँ है। ये लड़कियां क्या ऐसे लिखी जाती है? नहीं लिखी जाती। ये लड़कियां क्या ऐसे लिखी जाती है? नहीं लिखी जाती। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, लड़कियां बहुवचन में ऐसे लिखी जाती है जैसे सी ऑप्शन में लिखी हुई है, लड़कियां पढ़ती है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सरस्वती पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है और इसके संस्थापक आपको बताने हैं कौन हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, किशोरी दास वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये तो सरकारी प्रश्न है। कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है ये तो खैर एग्ज़ाम वाले ही जान सकते हैं, या जो एग्ज़ाम में बैठे हैं वो जान सकते हैं, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। किशोरी दास वाजपेयी को काट देंगे और जयशंकर प्रसाद को काट देंगे, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हजारी नहीं है भाई, महावीर है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निर्दलन का अर्थ है। निर्दलन का अर्थ क्या होगा? नाश करना, दया करना, बहिष्कृत करना या शोषण करना।
ये जो प्रश्न है ये पहरा में आता है, ज़्यादातर पहरा दे देता है, उसमें एक शब्द ऐसा देता है जिसका वो अर्थ पूछता है कि इसका अर्थ बताइए। तो आपको इसका अर्थ बताना है। निर्दलन का अर्थ है नाश करना, दया करना, बहिष्कृत करना या शोषण करना। आपको पहरा जब आता है तो आपको पहरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना टाइम आपके पास होता ही नहीं है कि आप पहरा पढ़ें। आप सबसे पहले उसमें से प्रश्न पढ़ें और प्रश्न के अकॉर्डिंग पहरा पढ़ें, जहां आपको ज़रूरत है उतना ही पढ़ें, तब शायद आपको सही रहे। जैसे कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो पहरा में से होते ही नहीं है। अब जैसे ये है, इसका अर्थ बताना है आपको, तो पहरा में से पढ़ के क्या बताएंगे। तो आपको पहले प्रश्न देख लेने हैं, प्रश्न क्या क्या वो कह रहे हैं, उसके बाद आप पहरा पढ़ेंगे तो आप आंसर भी साथ के साथ लगाते रहेंगे। लेकिन पहले आप पहरा पढ़ लेंगे और बाद में आप प्रश्न करेंगे तो आपको फिर भी पहरा फिर से ही पढ़ना पड़ेगा प्रश्न के लिए कि कहाँ से देखें इसको। तो इसलिए पहले आपको प्रश्न पढ़ने हैं, पहरा पहले कभी पढ़ना ही नहीं है, पहरा बाद में पढ़ना है। अब आंसर ले लेते हैं। निर्दलन का अर्थ क्या होगा? शोषण करना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नाश करना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है भूषण का प्रिय काव्य रस था। भूषण का प्रिय काव्य रस क्या था भाई? करुण रस, शांत रस, वीर रस या श्रृंगार रस? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अब भाई ये श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिख के तो भी वही बात है और इसको ऐसे लिखेंगे तो भी वही बात है। ठीक है, तो ये श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये वर्तनी शुद्धि में आ जाता है प्रश्न। श्रृंगार सही लिख के उसकी टांग तोड़ने से अच्छा है कि ऐसी वाली सह बना दो। ठीक है, यदि ऐसी वाली सह बनी आए श्रृंगार में तो ये बिल्कुल शुद्ध है। भूषण का प्रिय काव्य रस बताना है आपको। करुण नहीं होगा, शांत नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वीर रस। ठीक है, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है कहाँ? स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, नई दिल्ली में या आगरा में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है, लो आंसर बताइए जल्दी से। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है भाई? लखनऊ में। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है भाई ये, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लखनऊ में नहीं होगा, वाराणसी में भी नहीं होगा, नई दिल्ली में भी नहीं, आगरा में होगा। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। आशा करती हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।